ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर से है कंप्यूटर्स के एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ओके सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। ओके सो आज का जो हमारा यानी कि टॉपिक रहेगा, आज हम यानी जी की जिसमें एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ओके सो आइए दोस्तों इसको डिटेल से समझते हैं। ओके तो ये रहे आपके जो क्वेश्चंस। ओके हाँ, अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो है टेलीग्राम जो है चैनल से इनकी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके सो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे है ना, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि कौन सा प्रोग्रामिंग प्रतिमान ऐसे कोड जो है लिखने पर जोर देता है जो पढ़ने और यानी कि बनाए रखने में आसान हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब कि प्रोग्राम है जो उसको मतलब कि लिखना भी आसान हो और उसको बनाए रखना भी आसान हो। ओके तो ये बात कर रहा है ओप्स कंसेप्ट किसकी, ओप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों आइए आगे चलते हैं और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछा है कि कोड के एक ब्लॉक के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है जिसे एक निश्चित शर्त पूरी होने यानी कि तक बार बार निष्पादित किया जाए। अब देखो इसकी हिंदी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखो बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई पीस ऑफ कोड है, ये मान लो हमारे पास कोड है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंडीशन यानी कि फॉलो होएगी, उसके बाद ये कोड बार बार चलेगा। कैसे, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? देखिए अब अपने मोबाइल में आप लोग गाना सुनते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप ऐसा सोचते हैं कि ये गाना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये गाना बार बार प्ले हो, तो आप वहाँ पे जो है क्या करते हो, ऐसे रिपीट का एक ऑप्शन आता है, उस रिपीट को आप वहाँ पे लगा देते हो। उसके बाद आपका गाना बार बार जो है प्ले होता रहता है। तो एक्चुअल में वो क्या रहा है, आपने यहाँ पे रिपीट है ना, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे है ना। सो आपने वहाँ पे रिपीट किया यानी कि आपने एक कंडीशन डाली, वही चीज़ बोला कि यहाँ पे जो है यानी कि शर्त पूरी हुई, तो वो कंडीशन डालने के बाद वो गाना बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वो लूप में फंसा है। क्या बोलते हैं उसको, लूपिंग में। आई बात समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि यानी कि तत्वों के यानी कि संग्रह को गैर रेखीय तरीके से यानी कि संग्रहित करने के लिए किस डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। अब देखो डेटा स्ट्रक्चर भी जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो डेटा का किस किस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे ये एरे हो सकता है, समझाऊंगा आगे है ना। यहाँ पे आपकी लिस्ट हो सकती है, यहाँ पे आपके ट्री हो सकते हैं, यहाँ पे आपके ग्राफ हो सकते हैं, है ना। इसी तरह से यहाँ पे आपके जो है क्या बोलते हैं डिक्शनरी हो सकती है, टपल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे जो है तरीके इस तरह से हो सकते हैं। आई बस समझ में? ओके सो फिलहाल हमारे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप जो गैर रेखीय मतलब आपको लीनियर नहीं बताया जाता, उसका आंसर होता है ट्री। क्योंकि जो ट्री होती है दोस्तों, ट्री का जो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट है तो इसके ऐसे 2 एलिमेंट हुए। ठीक है, फिर इसके हो सकता है 3 एलिमेंट हो, इसके 2 एलिमेंट हो। ये हम बना रहे हैं एसिमेट्रिकल ट्री की। फिर इसका फिर से इसके 4 हो सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मतलब कि इसमें लीनियर तो है नहीं, यहाँ पे जो ब्रांचेस में इसको बोलते हैं टी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ट्री स्ट्रक्चर। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। अधिकांश जो है प्रोग्रामिंग जो है भाषाओं में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये आता है इस तरह से। आई बात समझ, यानी कि हम यहाँ पे जो डबल स्टार का यूज़ करते हैं। ओके अब आइए चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ बोला कि एंड्रॉयड ऐप देखिए विकसित करने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? देखिए मैं 2-3 चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए जो एंड्रॉयड ऐप है इसको बनाने के लिए बेसिकली जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और अभी एक मार्केट में नई लैंग्वेज है उसको बोलते हैं कॉटलिन। उसको क्या बोलते हैं? कॉटलिन। और एक और यहाँ पे फ्रेमवर्क आजकल बाज़ार में यूज़ होता है उसको बोलते हैं फ्लटर, है ना।
यहाँ पे जो फ्लटर, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो क्या होते हैं कि कई बार गो भी यूज़ होते हैं और कई बार इसके अंदर डार्ट भी यूज़ होती है। तो ये सारी एडिशनल जानकारी थी, मैंने दे दिया। तो मोबाइल ऐप अगर आपको बनाना है तो आप जावा से भी बना सकते हैं, कॉटलिन से भी बना सकते हैं, गो से भी बना सकते हैं, और यहाँ पे डार्ट से भी बना सकते हैं। तो ये अलग अलग क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस तरह से अगर आपको विंडोज़ का जो विंडोज़ होता है, विंडोज़ 10, 11, इनका सॉफ्टवेयर बनाना है तो ये माइक्रोसॉफ्ट की जो है तरफ से खुद की एक लैंग्वेज आती है, इसको बोलते हैं C#। ठीक है, तो C# से आप यहाँ पे बना सकते, हालांकि बनाने का आप जावा और इन पे भी बना सकते हैं, बट C# उसके लिए अच्छी मानी जाती है। इस तरह से iOS की अगर आप बात यहाँ पे करते हैं तो iOS के लिए पहले C# यानी कि या फिर ऑब्जेक्टिव सी का यूज़ किया करते थे वो लोग, लेकिन आजकल वो स्विफ्ट लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल थी, मैंने आपको बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जावा। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वेब ब्राउज़र नहीं है, तो क्रोम है, सफारी है, फायरफॉक्स और फोटोशॉप नहीं है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि अधिकांश प्रोग्रामिंग भाषाओं में निम्न में से कौन सा डेटा प्रकार नहीं होता है, तो फ्लोट होता है, इंटीजर भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, लेकिन ये जो डबल हर किसी में नहीं होता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डी। ठीक है, अब देखो फ्लोट क्या होता है, थोड़ा समझ लो। ये फ्लोट होता है जैसे 2 पॉइंट आपने लिखा 3, तो जो प्रोग्रामिंग की भाषा में जो भी मतलब कि दशमलव है ना, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं होती है उनको अपन बोलते हैं फ्लोट। इंटीजर का मतलब ये होता है कि पूरा 2 कैसा हो गया आपका, यहाँ पे 2 आपका होगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ओके, इसी तरह से स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग का ये मतलब होता है कि आपने शब्दों में क्या लिखा है, शब्दों में, मान लीजिए SUJEET, तो ये कैसा हो गया, ये आपका स्ट्रिंग टाइप का जो है डेटा स्ट्रक्चर होगा। आई बात समझिए। चलिए, तो इस तरह से बात हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ बोला है कि iOS ऐप्स जो विकसित करने के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ऑब्वियस मैंने पहले बता दिया, तो आपको स्विफ्ट। देखो एक यहाँ पे नई लैंग्वेज दिख रही है आपको, पाइथन। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है डेटा साइंस के अंदर। तो वहाँ पे दोस्तों डेटा साइंस एग्जाम में आपको पूछेगा तो आप वहाँ पे बताइएगा। डेटा साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो था पांडा, वो इसका मतलब पाइथन का। और पाइथन की 2-3 मतलब लाइब्रेरी होती है, उनको जानना भी आपको यहाँ पे जो है ज़रूरी है। एक होती है सीबॉन दोस्तों, एक होता है सीबॉन, एक होता है पांडास। ठीक है, सीबॉन हो गया, पांडास हो गया, यहाँ पे होता है मैटप्लॉटलिब, प्लॉटलिब है ना, लैब। तो इस तरह से अलग अलग इसके मतलब की लाइब्रेरी है ना। और नमपाई भी होता है यहाँ पे, नमपाई। तो इस तरह से अलग अलग इससे क्या होता है दोस्तों, फ्रेमवर्क से अलग अलग लैंग्वेज हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो डेटा साइंस आजकल इसका बूम चल रहा है वो इन्हीं लैंग्वेज पर बेस्ड होता है। ओके, अब बात करते हैं लीफो की, बात कर रहा है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो ये क्या होता है, ये स्टैक ओवरफ्लो की बात कर रहा है, लेकिन मैं समझाता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा। सपोज कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक जो बकेट है, ठीक है, इसमें मैं प्लेट डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे प्लेट डाल रहा हूँ। तो अब मुझे बताइए जो सबसे पहली वाली प्लेट होगी वो यहाँ पे होगी, फिर इसके बाद वाली प्लेट यहाँ होगी, इसके बाद वाली प्लेट यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। लास्ट इन, सबसे लास्ट में कौन आया इसमें, सबसे लास्ट में ये वाली प्लेट आई। जैसे मैं इसकी अगर नंबरिंग या फिर मैं पेन का रंग चेंज कर दूँ यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मान लीजिए इसको मैंने 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया, इसको 5 दिया, इसको 6, तो आप देख रहे हैं 6 नंबर वाली सबसे फर्स्ट आई थी, और जो 1 नंबर वाली है वो सबसे लास्ट आई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लास्ट इन, तो लास्ट इन कौन हुआ, लास्ट इन, लेकिन ये फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में गया है वही फर्स्ट होगा। तो ये कहाँ के अंदर होता है, ये आपका स्टैक के अंदर होता है। ये क्या है, तो ये आपका एक जो है डेटा स्ट्रक्चर है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो बिल्कुल HTML है, जावास्क्रिप्ट है, CSS है, लेकिन यहाँ पे जो क्या होता है MySQL है, ये एक डेटाबेस है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का एक प्रकार है। तो डेटाबेस का यहाँ पे जो मतलब कि रिलेशनल जो है डेटाबेस, भी बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो डेटाबेस ये भी होता है। नो सीक्वल जो डेटाबेस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर। ठीक है, कि सभी होते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब बात समझते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक क्या प्रकार का वेब जो है डेवलपमेंट यानी कि फ्रेमवर्क है। तो ये जेंगो भी है, रिएक्ट भी है, एंगुलर भी है और सारे।
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑल। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब होस्टिंग का एक प्रकार है। तो यहाँ पे जो है यानी कि शेयर होस्टिंग भी होती है, यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग भी होती है, वर्चुअल होस्टिंग भी होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि सभी। ठीक है, अब मैं सब पूछेंगे कि सर ये बता दो कि यहाँ पे जो वेब होस्टिंग क्या होता है। दोस्तों जब भी आपने अपना जो है वेबसाइट आपको बनाना होता है तो सबसे पहले आप उसमें HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट कोड लिखते हैं। ये कोड को कहीं तो आप रखोगे, तो उसको रखने के लिए आप जो है सर्वर यहाँ पे लेते हो। ठीक है, तो ये जो है सर्वर को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर हम अपना जो पूरा वेबसाइट को लोड करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरा है कि कौन सा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो है प्रतिमान गणितीय जो है कार्यों की एक श्रृंखला के रूप में कोड को लिखने पर जोर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। आई बात समझ में आपको दोस्तों यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का एक प्रकार है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, MySQL भी एक जो डेटाबेस है, ओरेकल भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेब विकास के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इसको ध्यान दें, जब ये नहीं बोला तो हमें यहाँ पे गलत बताना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। तो जावा भी है, पाइथन है, स्विफ्ट। ये जो स्विफ्ट है दोस्तों, मैंने बताया था ये एप्पल के जो डिवाइसेस होते हैं, है ना, जो आईफोन होते हैं, तो उसके लिए ये उनकी खुद की बनाई हुई लैंग्वेज है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 17 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI एंड ML यानी कि मशीन जो है लर्निंग के लिए आमतौर पर कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज नहीं किया जाता। फिर से बताइए, नहीं बोला है, ठीक है। तो किया किसे जाता है, पाइथन का किया था, आर का किया था, C++ का भी किया था, लेकिन जावा का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता। इसी का ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला रिलेशनल जो है डेटाबेस सिस्टम नहीं है। अब देखिए फिर से यहाँ पे उन्होंने मना किया, नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा जो हमारे पास जो है ये MongoDB। देखो MongoDB क्या है, ये ओपन सोर्स डेटाबेस तो है, लेकिन ये जो है रिलेशनल टाइप का नहीं है ना, ये जो है रिलेशनल टाइप का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाए MongoDB। ठीक है, ये ओपन सोर्स है। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला संस्करण नियंत्रण है। तो अब देखो संस्करण नियंत्रण को हम बोलते हैं यहाँ पे वर्जन कंट्रोल। ये क्या होता है, तो इसको हम डिटेल में जब हम लेक्चर लेंगे तो पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है इस सभी गिटहब, है ना, और इस तरह से सारी चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। ओके, तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमसे बोला है कि गेम जो है डेवलपमेंट के लिए आमतौर पर कौन सी भाषा का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है C#। ठीक है, तो C# जो लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जाता है। हालांकि C और C++ का भी यूज़ होता है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C#, या इसको ऑब्जेक्टिव C भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको और क्या बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव C भी बोलते हैं। आई ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी भाषा कंप्यूटर के CPU वो जो है यानी कि द्वारा सीधे निष्पादित योग्य है ना। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपका जो क्या बोलते हैं मशीन भाषा है या फिर जो मशीन लैंग्वेज है वो सीधा आपके CPU से, मशीन जो लैंग्वेज होती है वो सीधा आपके CPU से जो है यानी कि कनेक्ट यानी कि करके और वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पे बोला है कि प्रथम जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका आंसर आ जाएगा मशीन लैंग्वेज, क्योंकि उस समय पे ऐसे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका मशीन लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे DDL का उपयोग डेटाबेस की संरचना को परिभाषित जो है करने के लिए किया जाता है। इसमें जो है मौजूद तालिकाएं, कॉलम और डेटा प्रकार शामिल होता है। तो DDL का फुल फॉर्म बताइए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे डेटा जो डिफाइंड लैंग्वेज। क्या होता है दोस्तों, डेटा
डिफाइन लैंग्वेज। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है निम्नलिखित में से, है ना, किस कंप्यूटर में सी, कोबोल और फोर्टन जैसी संचालित प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का उपयोग आया था। तो ऑब्वियस है, ये मैंने आपको जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी समझाया था, जो थर्ड जनरेशन थे वहाँ पे आया था। ओके, तो पिछला वीडियो अगर नहीं देखा तो उसको भी देखिए, वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार जो है लिखे और कहीं भी दौड़ाएं। एक्चुअली में इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है, इसका ऐसा है कि राइट वंस एंड रन्स एवरीवेयर। ये जो मतलब कि स्लोगन था, ये जावा यानी कि लैंग्वेज ने दिया था। जो जावा लैंग्वेज थी उसको सबसे कंपनी थी, उसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। क्या था नाम उसको दोस्तों? यहाँ पे सन माइक्रो सिस्टम ऑफ पेन को क्या हो गया, सन माइक्रो, है ना, सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम ने जावा लैंग्वेज को यहाँ पे जो है डेवलप किया था। तो उनका ये एक्चुअली में होता क्या था कि पहले अगर आपको एक कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए अलग, मतलब वो प्रोग्राम सिर्फ उसी कंप्यूटर में ही चलेगा, दूसरे कंप्यूटर में वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ऐसे जो मतलब कि डेवलपर होते थे उनको बहुत दिक्कत आती थी। तो उसी टाइम पे इन्हीं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सन माइक्रो सिस्टम ने जावा लैंग्वेज को बनाया था, इसलिए उन्होंने ये स्लोगन दिया था। ओके, कि आपको कोड एक ही बार लिखना है और आप कई सारे जो है कंप्यूटर्स में उसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कोबोल के बारे में। ठीक है, तो पहले कोबोल को फुल फॉर्म देख लेते हैं, वैसे ये कोबोल है क्या। तो कोबोल, ठीक है, तो कोबोल का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड, है ना, लैंग्वेज। ये दोस्तों 2002 के समथिंग इसको बनाया गया था। और जो कोबोल है ये फर्स्ट लैंग्वेज है जो क्या बोलते हैं कि मतलब बिजनेस के लिए यूज़ होती थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 26 का आंसर आ जाएगा बी, कि यह कोड और निष्पादन हेतु काफ़ी कुशल है। तो देखो नहीं पूछा, हमें गलत बताना है। ये थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है, इससे बाद में इसलिए यूज़ नहीं हुई, लेकिन इसका आंसर इस तरह से बी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। यहाँ पे बोला है कि उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई यानी कि लेवल लैंग्वेज या फिर जो है प्रोग्राम को निष्पादित होने से पहले जो है विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है। ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है कि भाई आपने यहाँ पे जो सपोज करो मैं छोटा सा कोड आपको लिख के दिखाता हूँ। मान लो मैंने सी लैंग्वेज को यहाँ पे लिखा, तो इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे हैश इंक्लूड istream.h। फिर एक और मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों इंक्लूड, है ना, मान लीजिए conio.h। फिर मैंने यहाँ लिखा इंट मेन, और यहाँ मैंने बहुत सारा ऐसा कोड लिखा। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये आपके ही समझ में नहीं आ रही तो फिर मशीन को कैसे समझ में आएंगी? ओके, तो कंप्यूटर क्या होता है, तो सिर्फ 0 या 1 समझ में आता है। तो इस पूरे प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे कंपाइलर। क्या बोलते हैं उसको? कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे कोड को जो आपने लिखा है कोड उसको 0-1 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? ट्रांसलेशन। तो वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वो। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि CPU द्वारा कौन सी भाषा सीधे समझी जा सकती है? तो ऑब्वियस है इसका आंसर होने वाला है 20 का दोस्तों यहाँ पे ए, यानी कि असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये भी बहुत पुरानी लैंग्वेज है, तो ये सीधा क्या होता है, मशीन यानी कि लेवल की लैंग्वेज है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि फोटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से असत्य है, यहाँ पे गलत बताना है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 29 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है डी, यह सबसे पुरानी उच्च स्तरीय भाषाओं में से एक है। बिल्कुल नहीं, सबसे पुरानी नहीं है, क्योंकि ये तो आपको पता है ये तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आई थी, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज़, है ना। बाद में तब तो ठीक है, लेकिन ये कोई गलत है। यहाँ पे बोला है कि समस्या जो है प्रधान भाषा है। हाँ, इसमें काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये 30 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, कि ये दोनों ही हैं, बेसिक और ये इस तरह। ठीक है, तो बेसिक्स का भी हम देखेंगे आगे, बट ये इस तरह से। ओके, अब बात करते हैं 31। यहाँ पे बोला है कि यह
भाषा जो CPU पर निर्भर है ना, जो CPU पर निर्भर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी। जावा को छोड़कर बाकी सभी बस सी भी है और असेंबली लैंग्वेज भी है। ओके, तो जावा नहीं है इस तरह से, इसलिए जावा जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि उसको कोई भी CPU में आप यहाँ पर रन गलत कर सकते हैं। कोई ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप सेम एक ही PC में उसको यूज़ कर पाएंगे। ओके, सो ये इस तरह से बातें हुई। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन 32 में वे जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वे शब्द जो प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा अपने उपयोग के लिए अलग जो है रखते हैं वो उनको क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या होता है 32 है, इसका आंसर आ जाएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। बोला है कि यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम है जिसकी गणना सभी कंप्यूटर द्वारा की जाती है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। क्या बोलते हैं? मशीन भाषा जो कार्यक्रम है, इसका मतलब ये प्रोग्राम की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इससे ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 34 इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि किस प्रकार की भाषाएं हार्डवेयर के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकती हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें लो लेवल। क्या हो जाएगा? लो लेवल लैंग्वेज। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 35 की ओर। यहाँ पे बोला है कि सबसे व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक कमर्शियल भाषा कौन सी है? तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कोबोल, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बोला आपको कि आस्की कोड। यहाँ पे क्या बोला आपको? आस्की कोड। देखो आस्की क्या होता है? आस्की एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड है ना, यानी कि जो है कैरेक्टर के लिए है। तो बोला है कि कितने बिट होते हैं इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बिट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो आस्की कोड क्या है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सपोज कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे आपको पता है कि जो कंप्यूटर को 0 या 1 ही समझ में आता है, ठीक है। अब उसको 0-1 समझ में आता है, आपने उसको बोल दिया कि भाई सपोज करो मैंने यहाँ पे अमन लिख दिया। क्या लिख दिया? अमन। अब देखो कंप्यूटर को अमन तो समझने आने वाला नहीं है, तो जो ए होता है, ए का आस्की कोड होता है, वो होता है 97। क्या होता है दोस्तों? 97। अब इस 97 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा ये? तो इसको हम लोग यहाँ पे 97 को बाइनरी में यानी कि कन्वर्ट यहाँ पे करेंगे 2 से भाग लगा करके 2 से भाग लगाया, 2 चौके 8 हो गया, 1 बच गया, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो 8 यहाँ पे एक जो बचा तो यहाँ पे कैरी, फिर 2 से भाग किया हमने 24 बचा, कुछ कैरी नहीं बचा 0, फिर 2 से भाग किया, फिर 12 बचा, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से भाग किया हमने दोस्तों यहाँ पे, फिर 6 कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से भाग करा हमने यहाँ पे जो है 3 बचा, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से भाग किया तो यहाँ पे एक बार में जाएगा तो 1 और लास्ट में 1 बचेगा वो 1। तो इसको उल्टे सिरे से लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो लिख पाएंगे कैसे? 1 1 0 0 0 0 1। तो ये जो कोड मैंने लिखा है ये बाइनरी कोड है, मतलब ये 97 का बाइनरी लिखा है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर में ए लिखते हैं तो ए को आपका कंप्यूटर ऐसा समझता है। ओके, तो इसमें किस तरह से कौन कौन से बिट होती है, तो वही चीज़ समझा रहा है वो। आस्की में कितने बिट होते हैं? यहाँ पे दोस्त 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया, हालांकि ये समझ नहीं आया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, अब मैं तो इंजीनियर हूँ, तो हम लोगों ने तो ये सारी चीज़ें की हुई है, तो हमें तो ये बहुत आसान लगता है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आता है, उनको ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। यहाँ पे बोला है कि वैज्ञानिक जो है गणना के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे जो मतलब कि 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे जो है फोर्टन, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है 38 नंबर क्वेश्चन पे हमें बोला है कि कौन सी भाषा क्या बोलते नियमों का समूह है जो कंप्यूटर को जो बताती है कि कौन सा ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए बात समझे। अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ बोला है कि यानी कि वह भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो कंप्यूटर किसको समझता है? कंप्यूटर यहाँ पे जो है आपकी मशीन लैंग्वेज को समझता है। आई बात दोस्त समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि कंपाइलर का क्या काम है। देखो कंपाइलर का क्या काम है, तो पहला है यहाँ पे कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं को
मशीन रीडेबल कोड में अनुवादित यानी कि ट्रांसलेट करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किया जाता है। पहला या तो ये होगा, या फिर जो दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि यानी कि यह एक कंप्यूटर की आंतरिक फंक्शन है। सी ऑप्शन बोल रहा है कि यह कंप्यूटर को तेज करने का काम करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, 41 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपाइलर सोर्स कोड को एक साथ पढ़ता है और एग्जीक्यूट करता है। जो आपका दूसरा कथन है वो बोल रहा है कि वही इंटरप्रेटर सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। फिर पूछा इनमें से कौन से सही, अच्छा ये यहाँ पे आ गया। तो पूछा है कि इनमें से कौन सही है। देखिए ये पूछा ना कौन सा सही है, तो केवल एक या फिर जो है केवल दो, है ना, या फिर बोला है कि दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो पूरे कोड को एक साथ पढ़ता है, ये कोड है एक साथ पढ़ेगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है दोस्तों, वो कोड को एक लाइन पढ़ेगा, फिर जो है रुक जाएगा, एक लाइन पढ़ेगा फिर रुक जाएगा। तो इस तरह से पूरी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज यहाँ पे 41 जो है क्वेश्चन MCQs यानी कि लैंग्वेज के यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब आपको ये प्रयास अगर हमारा समझ में आता है तो इस वाली जो वीडियो को जो है लाइक जो है कीजिए, और इसको अपने दोस्तों के बीच में जो है शेयर करिए, और इस वाले चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और पढ़ते रहिए, और मैं आपको मिलता हूँ अगले वाले किसी वीडियो में। ओके, धन्यवाद।